नमस्ते दोस्तों। 11 दिसंबर 2024 की रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है जो कि आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगा कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान आपके पास है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर चेंज हो चुके हैं। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास हैं, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है और अब जो है वो आपका संजय मल्होत्रा बन गए हैं। आइए जानते हैं, संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अब तक ये राजस्व सचिव का पद संभाल रहे थे, यानी कि रेवेन्यू सिक्योरिटी के पोस्ट पर ये काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उनको हटा कर के 26वें नंबर पर जो बने हैं वो आपका बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो है वो आपका 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है और ये जो है वो अभी ये पद से हट गए हैं 10 दिसंबर को और आज है तारीख 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को आप हम लोग जो है वो नया गवर्नर बनाएंगे तभी तो वो चला पाएंगे। तो शक्तिकांत दास के बारे में मैं आपको बताऊं तो 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बने थे और आज जो है वो हट गए हैं। शक्तिकांत दास को 2023 और 2024 में दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया था। शक्तिकांत दास इतनी ज्यादा तेज थे। अब आइए जानते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में 1934 के तहत ये पारित किया गया था और ये जो है वो आपका 1927 में आपका जो है वो आपका 1927 में क्या इसको बोलते हैं, 1927 में हिल्टन यंग कमेटी ने इसको जो है वो स्थापित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन परिचालन शुरू किया था और 1949 में इसका इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1937 में 1937 में आरबीआई का मुख्यालय जो था वो आपका कोलकाता था, लेकिन कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया इसको। सर अच्छा, सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, तो सीडी देशमुख बने। कौन बने? सीडी देशमुख बने। अच्छा, क्या अकेले ये जो आपका गवर्नर है वो चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर, एम एम राजेश्वर राव और माइकल देव व्रत पात्रा, ये सब जो है वो इनके साथ जो है वो काम करते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई जो अभी बने हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो अभी बनी है आरबीआई की, वो कौन बने हैं? सुधा बालकृष्ण बने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग ट्रिक की कुछ बात करते हैं, क्योंकि बिना ट्रिक्स के हमारे पास चीजें जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है और रिवीजन करने की भी उतना छुट्टी नहीं मिलती है। तो देखिए, ट्रिक्स की मैं बात करता हूँ। देखिए, जब भी रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 2024 पूरा हो गया। अब 2024 2024 जो है, अब अगला आएगा तो वो ऐसे इंसान को आएगा जो कि मतलब कि एकदम से सबसे मिलता जुलता हो। तो कोई ऐसी संख्या जो 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 इवन हो, तो 24 और 2 26 नंबर के आएंगे। 24 2 यहाँ से क्लियर हुआ। और दूसरा आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऐसा मतलब कि ऐसा इंसान को हम बनाएंगे जो मतलब इधर उधर के बातों को जान पाए। इधर उधर के बातों मतलब कि वो इधर उधर ट्रेवलिंग करते रहे, अपनी अपनी यात्रा पर जाते रहे,
मतलब कि एकदम से मतलब जहां भी जाए वो अपनी अपनी क्वालिटी से कोई भी चीज को रिजर्व कर ले, जहां भी यात्रा करे रिजर्व करते। देखिए जब भी कोई भी यात्रा करेगा यानी कि मल्होत्रा तो वो रिजर्व करके जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ एक चीज। दूसरी चीज मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है वो ये लगती है कि यहाँ तक तो डेट तो आप थोड़ा सा देखिएगा, लेकिन इसके बाद जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें आपका 1937 में आपका हंटन यंग कम्युनिटी के द्वारा ये बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। असार ओशबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। देखिएगा यहाँ पे मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लगता है कि सर ओशबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो देखिए जब भी बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर की, तो आरबीआई के पहले गवर्नर वही इंसान रहेगा जो जो पूरी तरीके से दिमाग के तेज रहेगा। मतलब कि दिमाग के तेज रहने का मतलब है कि वो इंसान जो है वो ज्यादातर मतलब छोटा दिखेगा, बॉर्न दिखेगा। तो सर ओशबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो आपका सीडी देशमुख थे। मतलब देश के मुख्य आदमी को बनाया गया था आरबीआई, क्योंकि आरबीआई में ज्यादा पैसा की काम होती है, तो इसीलिए स्वामीनाथन जानकी रमन टीवी, ये सब तो इनके जो है वो सदस्य हैं। और ये मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के जो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई के बनाए गए थे वो आपका सुधा बालकृष्ण को बनाए गए थे। अच्छा यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, देखिए हाल ही में कुछ किए गए अपॉइंटमेंट्स है, जैसे न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार, ये आपका मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में इनको हाई कोर्ट में जो है वो मिला है। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। अच्छा के संजय मूर्ति ये भारत के सीएजी बने हैं, कैग बने हैं। के संजय मूर्ति बने, कौन बने? के संजय मूर्ति। और हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो आपका फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने? फिक्की के अध्यक्ष। अब यहाँ से मुझे ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो आपको फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। और भारत के कैग, देखिएगा जब भी कैग की हमें बात करते हैं तो कैग से हमें मिलता है सी, और संजय से भी हमें मिलता है सी। तो ऐसे याद रखिएगा। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार, ये मणि, कृष्ण जो है वो मणि के पीछे दीवाना रहते हैं, यानी कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के जो है वो आपका न्यायमूर्ति डी कृष्ण मूर्ति है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि एस एम कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका जिनका निधन हो गया है? एस एम कृष्णा वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज पास्ड अवे। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो ये कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे हैं। एस एम कृष्ण का निधन हाल ही में हो गया है। उन्हें आधुनिक कर्नाटका का जनक भी कहा जाता है, आपको पता होनी चाहिए। कृष्ण 1999 से 2004 तक कांग्रेस से कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि 5 साल 1999 से लेकर के 2005 तक जो है वो कर्नाटका के कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद दिसंबर 2004 से मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। ओहो, इसके बाद दिसंबर 2004 से मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। कृष्णा जो है वो आपका कृष्णा 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। अब हाल ही में निधन हो गया है तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पुडुचेरी के अभी पूर्व मुख्यमंत्री एमडीआर रामचंद्र की हाल ही में निधन हो गया है। और एक शार समूह के चेयरमैन जो है वो आपका शशि रुइया, ये भी इनका निधन हो गया है।
एस्सार समूह के चेयरमैन जो है शशि रुइया, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जो है वो आपका एच बेदी, उनका हाल ही में निधन हो गया। और तमिल एक्टर दिल्ली गणेश की हाल ही में जो है वो निधन हो गया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? हु हैज बीन वोटेड द 2024 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बेस्ट प्लेयर? तो कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे आर्याना सबलंका, ये जो है वो आपका बनी है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी कि बेस्ट प्लेयर ये बन गई हैं। वेल बेलारूस बेलारूस की आर्याना शवलेंका को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। WTA का फुल फॉर्म होती है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन एकल का खिताब इन्होंने पहले ही जीत रखा था। अक्टूबर 2024 में ओबा पहली बार विश्व नंबर 1 रैंक की महिला खिलाड़ी बनी है। 2024 में ये पहली बार नंबर 1 रैंक की महिला खिलाड़ी बनी है और 2024 वर्ष के अंत तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। महिला टेनिस संघ यानी कि वुमेन्स टेनिस टीम की स्थापना जो होती है वो 1973 में हुई थी और स्थापना अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने की थी। महिला टेनिस पेशेवर खिलाड़ियों की विश्व शासी संस्था है। अब आइए 3 क्वेश्चंस के आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट है। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बहादुर लोग जो है वो हमेशा विजय रहते हैं। और किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे कम है? तो सैटर्न का औसतन सबसे कम है। और किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है किसने किया है? गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है बीसीसीआई के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? तो बीसीसीआई के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवजीत सैकिया बने हैं। कौन बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं। चलिए आगे जानते हैं। बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बोर्ड के इंटरिम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बोर्ड इंटरिम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये जय शाह की जगह लेंगे, मतलब पहले जय शाह बीसीसीआई के जो थे वो आपका कौन थे? अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन अब उनकी जगह को हटा करके अब जो है वो बना दिया गया देवजीत सैकिया को, जो कि अंतरिम सचिव यानी कि इंटरिम सेक्रेटरी हैं। और आपको पता होगा इनकी जो उम्र अभी है वो आपका 36 साल है। और ये जो बने हैं वो आपका 16वें नंबर के बने हैं देवजीत सैकिया जी। जय शाह ने 1 दिसंबर को आईसीसी ने चेयरमैन का पद संभाला है। इनको जो है वो 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के चेयरमैन के पद पर इनको जो है वो बैठा दिया गया। आईसीसी के पद को ये संभालेंगे। और सैकिया जो थे, मतलब इसके अलावा, मतलब जब ये बने बीसीसीआई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बने वो आपका बने ये सैकिया जी एक वकील थे इससे पहले, और असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके थे, मतलब कि डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर असम के ये प्लेयर रह चुके थे और एक लॉयर भी रह चुके थे। अब आइए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी अध्यक्ष जो है वो आपका रोजर बिन्नी है। और सचिव जो है वो आपका देवजीत सैकिया है। इंटरिम सेक्रेटरी जो है, मैंने आपको बताया कि ये सचिव जो है वो आपका देवजीत सैकिया है और ये एक इंटरिम सेक्रेटरी है। और उपाध्यक्ष जो है वो आपका राजीव शुक्ला है। कोषाध्यक्ष जो है वो आपका आशीष सोलर है।
और संयुक्त सचिव जो है वो आपका देवजीत सैकिया है। और आईपीएल के अध्यक्ष जो है वो आपका कौन है? आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल है। और मुख्य कोच जो है वो आपका गौतम गंभीर है। मुख्य चयनकर्ता जो है वो अजीत अगरकर है। थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पे ट्रिक्स की जरूरत है। जिसे बीसीसीआई के अंतरिम सचिव की बात करते तो बीसीसीआई मतलब कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। क्या होता है? भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड होता है। देखिए, भारत में जो भी रहता है, भारत के जो भी लोग हैं वो हमेशा जीत लेते हैं, हमेशा जीत की एक्सपेक्ट करते हैं। तो यानी कि देवजीत सैकिया हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से निकल गया एक चीज। दूसरी चीज है आईसीसी के चेयरमैन जो है वो आपका जय शाह है। तो 1 दिसंबर को बने, तो ये भी आपको याद रखिएगा। दूसरा जो है वो आपका बीसीसीआई के मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो मुख्यालय जो रहेगा वो आपका महाराष्ट्र में ही रहेगा। क्योंकि लोग बड़े बड़े आदमी जो रहते हैं वो आपका इसको खेलने वाले तो जो साधारण हो गए नहीं भारतीय क्रिकेट में, तो आपका जो है वो आपका कौन रहेंगे? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेंगे। दूसरा अध्यक्ष जो रहेंगे वो आपका रहेंगे रोजर बिन्नी रहेंगे। तो देखिए, क्रिकेट में जो अध्यक्ष रहेगा वो माइंड की तेज रहेगा, मतलब कि बिन्नी की तरह रहेगा। बिन्नी बिन्नी उसको कहते हैं। तो अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो जाएगा। अच्छा, सचिव की बात करते हैं तो सचिव सचिव जो है वो आपका देवजीत सैकिया है। तो मैंने आपको बताया कि सचिव सचिव जो वहां के रहेंगे वो जीतने की एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि देवजीत सैकिया है। अच्छा, उपाध्यक्ष जो रहेंगे वो आपका राजीव शुक्ला। देखिए, जब भी कोई भी चीज उपमा दिया जाता है, तब उस चीज से आपका लगाव ज्यादा रहता है, तभी आप उस चीज को उपमा देते हैं किसी को। तो उपाध्याय जो है वो आपका राजीव शुक्ला है जी। अच्छा, कोषाध्यक्ष जो है वो आपका आशीष सेलार है। कोषाध्यक्ष जो कौन है? आशीष सेलार है। अच्छा, कोसा जब भी कोसने की बात करते हैं, कोसना का मतलब कि बार बार उम्मीद करना। तो कोसना का मतलब है कि शिकवा शिकायत आप करते हैं, यानी कि आशीष आशीष यानी कि शिकवा शिकायत करते हैं। संयुक्त सचिव की बात करते हैं तो जो जो साथ मिलकर रहता है वो भी जीतने की एक्सपेक्ट करता है, यानी कि देवजीत सैकिया। आईपीएल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो जब भी आईपीएल जब होती है तब उसमें जो है वो बहुत ज्यादा दम धूमधाम से जो है वो मनाई जाती है। पूरा दम बोलता है नहीं कि अब जो है आईपीएल आ रहा है, अब जो है वो सट्टा लगाएंगे। तो पूरा धूमधाम रहती है, यानी कि धूमल धामल रहती है, यानी कि अरुण धूमल रहती है। मुख्य कोच जो है वो आपका गौतम गंभीर है। मुख्य चयनकर्ता जो है वो आपका अजीत अगरकर है। तो याद रखिएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सुनीत सुनीत मेहता किस देश में भारत की हाई कमिश्नर बने हैं? सुनीत मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो सुनीत मेहता किस देश में भारत की हाई कमिश्नर बने हैं? तो वो बने आपका फिजी। 2007 बैच के आईएफएस अधिकारी सुनीत मेहता को फिजी में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इनको जो किया गया है वो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडियन ऑफ फिजी के पोस्ट पर इनको जो है वो किया गया। इस नियुक्ति से पहले मेहता कैनबरा कैनबरा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है स्थित भारतीय उच्च में उपायुक्त यानी कि डिप्टी हाई कमिश्नर इन द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, उनके जो है वो पोस्ट पर इनको किया गया। तो इनकी नियुक्ति जो है वो पहले मेहता कैनबरा ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्च योग में उप उच्च युक्त के रूप में कार्यरत थे। आइए फिजी के बारे में हम जानते हैं। तो फिजी एक आइलैंड कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पे लोकेशन है। फिजी जो है, फिजी एक आइलैंड कंट्री और इस पे यहाँ पे जो है वो कई सारे आइलैंड मौजूद है। जब यहाँ पे आप घूमने के लिए जब आप यहाँ पे फिजी में जब आप जाइएगा फिजी में, तो आपको कई सारे जो है वो अलग अलग, ये बिल्कुल फिजी जो है ना, मतलब मिनी इंडिया उसको बोलते हैं। वहां पे जो है वो हिंदी लैंग्वेज है। वहां पे हालांकि 3 लैंग्वेज चलती है, हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है और एक तो आप चलती है वहां पे एक फिजी लैंग्वेज होती है वो चलती है। तो मिनी इंडिया है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग अंधविश्वास, मतलब कि जैसे कोई भी काम होती है तो वहां पे अंधविश्वास में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं।
और इंडिया की तरह है, मतलब सेम टू सेम एकदम इंडिया, ट्रू एकदम ट्रू इंडिया ही है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में मोलानेशिया में एक द्वीप देश है। इस देश में 10 अक्टूबर 1970 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता इसको मिला था। आपको पता होगा इस देश को 10 अक्टूबर 1970 से पहले जो है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन चलता था, एक कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन बाद में इसको जो है वो आजाद मिला। 10 अक्टूबर 1970 को इसको जो है वो आजादी मिल गया। इसकी राजधानी सुबा सुबह है। यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका फिजियन डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री आपका सीटी वेनी राबुका है। क्या नाम है? सीटी वेनी राबुका है। 2024 में राष्ट्रपति 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज के नॉलेज की फैक्ट्री में संविधान संशोधन लिया गया। आप देख सकते हैं संविधान संशोधन को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो एक ट्रिक से याद करवाई जाए। देखिए, पहली संविधान संशोधन जो होती है वो कब होती है? 1951 में होती है। अगर मैं बात करता हूँ पहली संविधान संशोधन 1951 में होती है, लेकिन जब संविधान जब लागू हुआ था, कब हुआ था लागू? तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा, इसको अपनाया कब गया था? आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है वो आपका क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको जो है वो अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको जो है वो आपका लागू कर दिया गया था। अब जब भी संविधान जब लागू होती है तब उसके बाद तुरंत तो इसमें संशोधन किया जा सकता है नहीं है। तो इसके ठीक एक साल के बाद यानी कि 1951 में क्या करता है कि संविधान जो है वो उसके बाद संशोधन किया था। और सबसे पहले संविधान संशोधन किसमें करेगा जी? तो सबसे पहले तो है वो भूमि के लिए लोग कट मर जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो है वो आपको लैंड में करना चाहिए। किस में करना चाहिए जी? तो आप कहेंगे सबसे पहले जो है वो आप लैंड में कीजिए, यानी कि भूमि में कीजिए, यानी कि भूमि सुधार। तो पहली संविधान संशोधन जो है वो आपका 1951 में 9वीं अनुसूची में ये जो है वो आपका जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। अगला है आपका जो है वो आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में होती है। भाषा के आधार पर जो है वो राज्य का पुनर्गठन होती है। देखिए, 7वां संविधान जो है वो 7वां संविधान संशोधन होती है 1956 में होती है। आप देखिए इसके लास्ट के अंक को देखिए कि पहले तो इसको में 5 हुआ, उसके बाद में फिर 6 हुआ, उसके बाद में कितना होगा जी? तो आप कहेंगे उसके बाद जो होगा वो आपका 7 होगा जी। ऑब्वियस सी बात है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में यहाँ से ये हो गया। दूसरी, इसमें जो किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। मतलब आपको पता है कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था फजल अली कमेटी के अनुसार, तब जो है वो इसमें जो है वो आपका 14, यहाँ पे लिखा हुआ 14 राज्य बना था और 6 यूटीज बनी थी। अब इसको याद करना है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो देखिए, 7 की बात आती है तो 7 से हम 7। अच्छा, हम किसी के साथ कब रहते हैं? किसी के साथ हम तब रहते हैं जब उसको से लैंग्वेज मिलती है, भाषा मिलती है, तभी तो हम साथ रहते हैं। ऐसे तो हम साथ रहते नहीं हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, जब तक भाषा मिलेगा नहीं तब तक हम लोग साथ आखिर कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, भाषा मिलबे नहीं करेगा और कैसे रह लेंगे? अच्छा, उसके बाद आती है आपकी, यहाँ पे देखिए आती है 10वां संविधान संशोधन 1961, जिसमें आपका दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया था। आपको पता होगा कि दादरा एवं नगर हवेली पहले जो था वो आपका पुर्तगालियों के अधीन में था, लेकिन बाद में जो है वो इसको जो है वो भगा करके जो है वो भारत में इसको शामिल कर लिया गया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10वां संविधान संशोधन है 1961 में। कब जी?
1961 में। यहाँ पे कैसे याद रखिएगा, देखिए जब भी हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, जिस समय 1950 में हुआ था, जब इसको संविधान में हुआ था। और आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा जो 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था, और उसके बाद जो है वो 11वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे 10वां और 11वां संविधान संशोधन दोनों जो हुआ था वो आपका 1961 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। तो इसमें 11 जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक एक दो और छो और एक नहीं, पहले तो 1950 में जब आप 11 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, 5 और एक 6 आएगा और 19 आएगा, यानी कि 1961 आया। ठीक है जी, 1961 आया। तो आप ये देखिए कि 10वां संविधान संशोधन जो हुआ, जिसमें 11 जोड़ने पर हमारे आ जाते हैं, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली को जो है वो भारत में शामिल किया गया। अच्छा, दादरा नगर हवेली से कैसे याद रखिएगा, कोई राजा महाराजा हुआ करते थे, उसका हवेली हुआ करता था। तो हवेली में आपको पता है कि हवेली में जो है, हवेली में जब तो दादरा नगर हवेली से ऐसी याद रखिए कि कोई भी हवेली होती है, उसका कोई राजा होता है जिसमें वो दास को रखते हैं, यानी कि दादर नगर, यानी कि दास को वो रखते हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962 में होती है, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए 12वां संविधान संशोधन है तो आप 12 को क्या रखिएगा, 12 से आप यही याद रखिए कि 12 से होती है आपका 12 से 62। क्या याद रखेंगे, 12 से क्या होता है जी, तो आप कहेंगे 12 से जो होती है वो आपका 62 होती है। क्या होती है, 62 होती है, क्योंकि 12 से आप ऐसे भी नहीं तो याद रखिए 12 यानी कि 12 यानी कि बरसात, भरी बरसात में मजा लेने दो। तो बरसात, बरसात, भारी बरसात 62, बरसात 62, 12 बरसात 62। तो बरसात से बरसात क्या होती है, बरसात और 62 दोनों मिलती है आपस में। और 14वां संविधान संशोधन जो होती है वो आपका 62 में ही होती है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये 14वां संविधान, 14 को हम लोग क्या कहते हैं, 14 कहते हैं, 14 कहते हैं, क्या कहते हैं, 14 कहते हैं, 14। तो हमारे ऊपर फोर्स, फोर्स की तरह काम करवाता है कौन, बॉस करवाता है, कौन, बॉस, यानी 62, 62 हमारे ऊपर करवाता है। तो यहाँ से यदि इसमें गोवा, दमन और दीप को क्या कर लिया जाता है, इसमें जो है वो आपका शामिल कर लिया जाता है। 12वां संविधान संशोधन 1962, 1962 में क्या गोवा, दमन और दीप को शामिल कर लिया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेगा, ये काफी ज्यादा सिंपल है। आप देखिए कि 12वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 12वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 12। अब 12 को ध्यान से देखिए, 12 में आपको एक चीज दिखेगा कि 12 मतलब होती है बड़ा, क्या होती है जी, बड़ा। और बड़ा, और उसके बाद में गोवा और दमन, यानी कि हम गोवा, गोवा मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हम कहीं पे जा रहे हैं। तो दमन यानी कि दामन फैला करके, यानी कि हम अपनी हाथ फैला करके या तो फिर दीप जला करके क्या मांगते हैं, बड़े लोगों से भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। आगे हमारे पास है, कहता है कि 13वां संविधान संशोधन, संशोधन जो होती है वो 1962 में होती है। तो 13 को आप, 13वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1962 में होती है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन को, तो 13 से आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर 13वां संविधान संशोधन है, यहाँ पर 13 है। तो 3 में से जब हम एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 62 ही आएगा, या तो फिर 3 दूनी 6 और 3 के पहले 2, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, 13वां संविधान संशोधन है, वो नागालैंड को राज्य दर्जा दिया गया। देखिए 13वां संविधान से हमें जो आती है कि 13वां संविधान से वो नागालैंड आती है, क्या आती है, नागालैंड आती है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि जिसके जिसके गले में नाग हो, अब नाग से हमें याद आती है कि वो शंकर जी कोई हैं जिनके गले में नाग लटका हुआ है, क्या लगा हुआ है, नाग लटका हुआ। और नाग जिनको लटका हुआ रहता है वो नाग, वो शंकर जी रहता है, और शंकर जी को कहा जाता है त्रिदेव कहा जाता है, जिनकी 3 आंखें होती है। तो ऐसे ही यहाँ से याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अगला हमारे पास है 14,
14 को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए 14 को मैंने आपको बताया था कि 14 से आप याद रखिए कि 14, क्या जी है 14, और 14 जो है वो 14, और 14 मतलब होती है हमारे 14 मतलब होती है हमारे पास कितना होती है? 14 का मतलब होती है हमारे पास 14, क्या होते हैं जी? आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका 14 होती है। तो इसमें जो है वो आपका पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। तो 14, 14 माने फूड, फूड मतलब होती है हमारे, फूड जो होती है वो क्या होती है? फूड से मतलब होती है हमारे पैर, पैर मतलब कि पुडु, पुडु मतलब पद, पद की बात कर रहा है, यानी कि 14 पद, पद की बात कर रहा है, जो आपका जो होती है वो 1963 में होती है। तो यहाँ से हम जो है वो इसको सिंपल याद कर सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो है वो आपका 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है वो 62 कर दिया गया। कितना कर दिया गया जी? तो आप कहेंगे इसको जो कर दिया गया है वो आपका 62 कर दिया गया। अब इसको याद रखिए, 15वां संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालयों का न्यायाधीशों की जो आयु जो है वो आपका 62 कर दिया गया। मतलब कि आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि 15वां, 15 को आप ध्यान से देखिए। 15 बोलने से ऐसा लग रहा है, 15 बोलने से क्या आपको लग रहा है? तो 15 बोलने से आपको लग रहा है ना कि कोई चंद्रमा पर चढ़ गया, चंद्रमा पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चंद्रमा पर चढ़ेगा तो वो प्लस होगा जी, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर से जब उतरेगा तो आप पहले तो एक जोड़े थे, अब दो जोड़ दे, दो घटा देंगे, तो 5 में से 3 गए तो कितना? 63 हो जाएगा। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, हालांकि फालतू के ट्रिक है। तो एक 63, 1963 आ जाएगा, और इसका एक माइनस करे तो ये 62 पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र जो है वो याद कर सकते हैं। 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन 1966 में होती है। पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बन जाती है। अब 18 से क्या आती है? पंजाब, जब से पंजाब, पंजाब आप जब ध्यान से देखिएगा तो पंजाब, वाह ऐसा लग रहा है कि जे जे ओ बी जॉब की बात कर रहा है। तो कोई भी जॉब की फॉर्म आप कब भरते हैं? जब आपकी उम्र जो है वो 18 साल होती है। तो यहाँ से भी आप काफी सिंपल से जो है वो आप याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास जो आती है वो क्या आती है जी? आप कहेंगे 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन जो हमारे पास है वो उसमें क्या जो है? तो 21वां संविधान संशोधन से हम याद रख सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21, 21 मतलब बोलता है ना कि यहाँ पे दुनिया में जो है वो एक ही ईश्वर है। क्या है जी? एक ही ईश्वर है। तो जब भी ईश्वर की बात आती है तो वो सिद्धि की बात आती है। क्या आती है? सिद्धि की बात आती है। यानी कि रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि नहीं होता, तो सिद्धि यानी कि यानी कि सिद्धि से आप याद रखेंगे कि जो 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 हम सिद्ध करते हैं 21, 21 मतलब एक ही ईश्वर है 67, यानी कि सरस्वती, एक ही ईश्वर है, वो विद्या देने वाली वो सरस्वती है, 67 सरस्वती है, जो कि आपका सिद्ध कर देते हैं एकदम से थी 8वीं अनुसूची में। ये तो ऐसे याद रख सकते हैं। 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन से आप ऐसे याद रखिए असम में अलग करके मेघालय बना गया। तो असम से आप ऐसे याद रखिए 22, 22 मतलब कि बादल, वॉइस को जब आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये बादल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बादल। और जब भी बादल आते हैं तो मेघ जो है वो हमारे पास जो मेघ जो है वो हमारे इलाके में हो जाती है। ऐसे याद रखिएगा कि बादल यानी कि बारिश में आपका मेघ आती है, वॉइस, वॉइस से आपका मेघालय की बात आ जाती है। उसके बाद में अगर हम 22 की बात देखते हैं तो 22 से हम याद रखेंगे कि यानी कि दे, दो, दो की बात आ रहा, फिर हमें दो की बात आ रहा, यानी कि दे दो, दे दो, दे दो, दे दो हमें, हमें दे दो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं बोलता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बोलता है कि दे दो, मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है कि छी, मैं नहीं दूंगा, छी, मैं नहीं दूंगा, छिन, छी जो 69, छी छी मतलब कि ऐसा बोलता है कि उसको से छीन लो, उसको से छीन लो, मैंने दे दो, दे दो और उसको से 69, 69 और दे दो और उसको से छीन लो, यानी कि छिन, छुन, 69, 69 नहीं होता है ऐसे, तो 69 70 है ना, तो 69 यहाँ पे से हो जाएगा, तो यहाँ से आपका याद हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्लैगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्लैगनार, क्लैगनार, क्लैगनार हैंड
हैंडी handicraft scam has been launched in which state? तो क्लैगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? आपको पता होगा कि क्लैगनार हस्तशिल्प जो है वो आपका तमिलनाडु में किया गया है। हम इसके ट्रिक्स की कुछ बात करेंगे, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन देने के लिए तमिलनाडु सरकार के क्लैगनार हस्तशिल्प योजना की घोषणा जो है वो हाल ही में किया गया है। यह योजना 25 व्यापारों शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। मतलब इस योजना में 25 व्यापारी शिल्प लोगों को वर्गों को जो है वो आगे बढ़ाने की जो लिए ये शुरू किया गया। यह मौजूदा व्यापारों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि जो दुनिया के सामने जो है वो हमारी कलाकृति जो है वो लोगों के सामने जो है वो पहुंचे। आप देखिए यहाँ पे ट्रिक्स है कि क्लैगनार हस्तशिल्प योजना, इसमें जो है वो हाथों से बनाई जाती है और जब भी हाथ से बनाई जाती है तब जो है वो दुनिया के सामने बहुत ही ज्यादा निखर करके आती है, जिसमें 25 व्यापार शिल्प के वर्गों को जो है वो इसमें पहुंचाने की कोशिश किया गया। का यहाँ पर ट्रिक्स है कि आपका जो है वो क्लैगनार हस्तशिल्प योजना। देखिए, क्लैगनार की बात करते हैं तो क्लैग यानी क्लैग मतलब कि अपने कला को दिखा रहा है हाथ से दिखा रहा है। अब जब हाथ से कला को दिखाएगा तो दुनिया के सामने क्या होगा? दुनिया के सामने एक राज जो है वो उभर कर के आएगा। मतलब वो जो इंसान है, मतलब उस इलाके के जो इंसान है या तो फिर उस राज्य के इंसान है, जो लोगों के सामने के ज्यादा बहुत ही ज्यादा जो है वो मुलाकात होगी, मिलन होगी। तो मिलन शब्द किस में आ जी? आप कहेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मुख्य योजना है जो कि आपका कई सारे राज्य जो है वो चलाते हैं, जैसे सेफ सिटी योजना जो कि आपका उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सेफ्टी के लिए जो चलाया गया है। खाद्य सुरक्षा अभियान जो है वो आपका मेघालय में शुरू किया गया। जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। और नई नई चेतना 2.0 अभियान ये जो है वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसने जीता? हु हैज वोन द फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप? तो फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जो जीता है वो आपका कुश मैनी ने जीता है। किसने जीता है? कुश मैनी ने जीता। कुश मैनी अबू धाबी में एफ आई ए फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जो कि अबू धाबी में एफ आई ए फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए, जिसका नाम है कुश मैनी नाम है। उन्होंने हंगरी में एक रेस जीत सहित 5 पोडियम हासिल किए। पोडियम मतलब होती है रेसर्स होती है कि, और इस वर्ष की शुरुआत में भारत के लिए पहली F2 पोल पोजीशन हासिल की है। मैनी का प्रदर्शन 2024 सीजन में इनविक्टा रेसिंग की सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की बात आती है, जैसे अंडर 19 एशिया कप 2024 ने आपका जीता है वो बांग्लादेश जीता है। और भारत में 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप जो जीता है, भारत में 5वां जूनियर हॉकी कप जो जीता है वो आपको कौन जीता है? तो भारत में 5वां जूनियर हॉकी कप जो जीता है वो आपका भारत ने 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। और पवन कम्पेली ने एशिया ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूल हंटर डॉट एआई नामक एआई टूल को किसने लॉन्च किया? तो आपको पता होगा कि जो ये धोखाधड़ी से हमारे पास जो पैसा लिए जाते हैं, पैसा इतना आ गया, इतना ऑफर हो गया, तो इस तरीके के जो हमारे धोखाधड़ी होते हैं उसके लिए जो है वो हम आरबीआई के द्वारा मूल्य हंटर डॉट एआई जो है वो एआई टूल को लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने इनोवेशंस हब यानी कि आरबीआईएच के माध्यम से मूल हंटर डॉट एआई लॉन्च किया है। यह एक उत्पन्न एआई टूल है और यह टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल
मूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें उन्हें चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सलाहकार परिषद की स्थापना किया है और अमेरिका ने एआई जनरेटेड रोबोट कॉल का प्रतिबंध कर दिया। मतलब एआई जो जो फ्रॉडिंग जो होती थी उसको जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य जो है वो आपका सिक्किम बन गया है। और यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला जो शहर बन गया है वो आपका इंदौर बन गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया गया। विच कंट्रीज नेशनल क्रिकेट लीग हैज बीन बैंड बाय द आईसीसी। तो आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि अमेरिका के नेशनल क्रिकेट लीग को जो है वो आईसीसी ने बंद कर दिया गया। अब बंद क्यों कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी का कुछ नियम है जिसको जो वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग यानी कि एनएलसी को बैन कर दिया है। मैचों में ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था जो बहुत ज्यादा खराब था। मतलब जैसे वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो आईपीएल हो रहा था, जो तब उस समय जो है वो आपका ये जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में तो अच्छे जो पिच था, लेकिन अमेरिका में जो था वो पिच बहुत ही ज्यादा खराब निकला। मैचों में ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ज्यादा खराब था और वो उसी के चलते जो है वो मतलब कि उसको हटा दिया गया है। और आईसीसी के नियम के अनुसार लीग में खेलने वाले हर टीम की प्लेइंग 11 में कम से कम तो है वो उस देश की जिस देश पार्टिसिपेट हो रहा है तो उस देश की कम से कम 7 अमेरिकी खिलाड़ी होनी चाहिए। लेकिन इन कई मैचों में 6 से 7 विदेशी खिलाड़ियों को इन्होंने फॉरनर उतार दिया है। और इसके चलते जो है वो आपका जो आईसीसी जो है वो एनसीएल कंपनी जो है वो उसको जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस चलते बंद करे गया। अब आइए कुछ देखते हैं पिछले करंट अफेयर क्वेश्चन को। जैसे माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की मृत्यु हुई है। तो माउंट लोवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की मृत्यु हुआ, तो वो आपका है इंडोनेशिया। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो छठ पूजा का त्योहार जो है वो मुख्य रूप से आपका बिहार में मनाया जाता है। आपका है विन वैक्स अभ्यास 2024 का अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है। तो विन वैक्स जो है वो आपका हो रहा है वियतनाम और इंडिया के बीच में। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोवा 3 को लॉन्च करेगा। तो वो है ईएसए। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया था। तो वो है 2004। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बना है। तो मेलूरी जो है वो आपका नागालैंड का 17वां राज्य बना है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है। तो किस शहर का जी, बेंगलुरु का टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया का सबसे खराब ट्रैफिक की शहर के लिस्ट में आती है। अमेरिका अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वो बने हैं आपका डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। 2015 में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो आपको पता होगा 2000 अभी अभी जो हुआ गिरावट वो 17.7% जो है वो डिक्रीज हुआ है। चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो किया गया लद्दाख में। उसके बाद आती है 10 दिसंबर की। जैसे रीम तालवा जीन इमैनुअल ओएड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो है बुर्किना फासो के बने हैं रीम तालवा जीन इमैनुअल। आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है। तो वो 10 दिसंबर को मनाई जाती है। जॉन महात्मा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, घाना के। जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो घाना के बने हैं। यूबी यूबी यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अरबपतियों जो है वो कितने हैं। तो 185 है। आगे आपका किस भारतीय संरक्षण परियोजना में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में विशिष्टता पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता, आपका वो बीजेपीपीसीआई ने जीता है।
राहुल नॉर्वेकर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने आपका महाराष्ट्र के। एमडी रामचंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं जो जिन्हें चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया? तो वो पुडुचेरी के थे। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो जयपुर में किया गया। पीएम मोदी ने पानीपत के बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना लॉन्च की है। तो वो आपका भारतीय जीवन बीमा LIC किया लॉन्च। अब लूसेंट के PYQ कुछ क्वेश्चंस। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो वो बैसाख के दिन बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन होती है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के कार्तिक की पूर्णिमा के दिन होती है। माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो आपका है मकर संक्रांति। माघ भारत में निम्नलिखित में से किस त्योहार का अन्य नाम है? तो आपका है मकर संक्रांति। फाजिल्का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो पंजाब में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो है मोपिन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर कौन थे? तो वो शक्तिकांत दास हैं। भारत के CAG कौन बने हैं? तो संजय मूर्ति बने हैं। और HS सोडी किस खेल से संबंधित है? तो वो है पोलो से संबंधित। महिला टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1973 में होती है। सुबा किस देश की राजधानी है? तो सुबा है जो आपका फिजी की राजधानी है। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। और आज का सवाल है कि SM कृष्ण किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया? अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि INS तुसील किस देश ने बनाया है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS तुसील किस देश ने बनाया है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना हमेशा से फ्रेंड रहा है हमारा रूस। बहुदेशीय स्टील्स गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS तुसील को 9 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिंग्राद में स्थित यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 9 दिसंबर यानी 2024 को ही रूस के कलिनिंग्राद में स्थित यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में ये शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि ये जो बहुदेशीय स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS तुसील जो है वो 9 दिसंबर को यानी कि कल 3 दिन पहले और की बात है कलिनिंग्राद शिपयार्ड क्या होता है? शिपयार्ड मतलब कि जहाँ पे हम पार्किंग करते हैं, जहाँ पे हम जहाज को पार्किंग करते हैं उस एरिया को बोलते हैं। INS तुसील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ये शामिल हुआ है। आपको पता होगा देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारे राजनाथ सिंह INS तुसील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल हुआ है। INS तुसील प्रोजेक्ट 1135.6 का 7वां जहाज ये है। और इस परियोजना के तहत पहले 3 जहाज आपका तलवार, त्रिशूल और तबर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित वाल्टिस्की जवोद शिपयार्ड द्वारा बनाए गए थे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।